हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एंड बच्चों, यूर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटेड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड बच्चों, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स। राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। इसका टाइम पीरियड है 600 BC टू 600 CE। एंड बच्चों, कल मैंने आपको इसका थोड़ा बेसिक बताया था। एंड आज अपने इसके की कंसेप्ट देखते हैं, इसको संक्षेप में देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, ताकि इस चैप्टर की पिक्चर आपके माइंड में सेट हो जाए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, सेवरल डेवलपमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, द लॉन्ग स्पेन ऑफ 500 ईयर्स फॉलोइंग द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के बाद लगभग 1500 वर्षों के लंबे टाइम पीरियड के बाद उपमहाद्वीप में या जैसे विभिन्न भागों में कई प्रकार के डेवलपमेंट हुए थे। एंड ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटर्स। मतलब ऋग्वेद जो ग्रंथ है वो इसी टाइम पीरियड में लिखा गया था, जो कि इंडस यानी इंडस रिवर या इसके पास जो उप महानदियाँ हैं उसके आसपास जो लोग रहते थे उनके द्वारा ही ऋग्वेद ग्रंथ की रचना की गई थी। एंड एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स मर्ज्ड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसी टाइम पीरियड में कई कृषक बस्तियां भी अस्तित्व में आई थी। एंड न्यू मेड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड लाइक मेकिंग मैगलिथ मीन्स महापाषाण काल। इसी टाइम पीरियड में महापाषाण काल का भी युग आता है, जिसे पत्थरों का युग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मानव सबसे पहले पत्थरों का यूज़ करना शुरू किया था। एंड नेक्स्ट 600 BC, ग्रोथ ऑफ न्यू सिटीज़ एंड किंगडम्स। मतलब 600 ईसा पूर्व के आसपास नए नए राज्य और साम्राज्य विकसित हुए थे। अगर उसमें अपन सबसे पहले देखें तो 600 BC मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्ली इंडस हिस्ट्री। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। मेजर टर्निंग पॉइंट, ये एक परिवर्तनकारी काल था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद। बिकॉज ग्रोथ ऑफ 16 महाजनपद, मैनी वर रूल्ड बाई किंग्स। क्योंकि 16 महाजनपदों का उदय हुआ और इन 16 महाजनपदों में अलग अलग राजा और इनके अलग अलग रूल थे। एंड सम नोन एज गण एंड संघ वर ओलिगरचेज, होता है कुलतंत्र। बिकॉज कुछ राज्यों में जैसे अगर संघ और गण राज्यों को देखें तो इनका अलग अलग व्यक्ति राजा होता था। जैसे अधिकांश महाजनपदों पर तो राजा का ही शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह भी शासन करता था। उस समूह का प्रत्येक व्यक्ति ही राजा कहलाता था। नेक्स्ट, बिटवीन द 6th and 4th century, मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। एंड emergence of Maurya Empire, चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर ऑफ द एम्पायर, एक्सटेंड कंट्रोल अप टू अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। जैसे मगध के विकास के साथ साथ ही मौर्य साम्राज्य का उदय भी हुआ था। एंड मौर्य साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका टाइम पीरियड है लगभग 321 ईसा पूर्व। एंड चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिम में तो अफगानिस्तान तक और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। एंड हीज ग्रैंडसन अशोका द मोस्ट फेमस रूलर कॉन्क्वायर्ड कलिंग। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र अशोक मौर्य को भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। वेराइटी ऑफ सोर्स to reconstruct the history of the Maurya Empire. Archaeological find, especially sculpture, Ashoka's inspirations, literary sources like Indica.
मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने अनेक प्रकार के सोर्स का उपयोग किया है। अगर इसमें अपन सबसे पहले देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है वो मूर्तिकला है, और इसमें अशोक के अभिलेख है वो भी सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, बिकॉज़ सबसे पहले अभिलेख लिखवाने का श्रेय भी अशोक को ही दिया जाता है। और लिखे हुए अगर साक्ष्य में देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिका, जो कि मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई है। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया एक यूनानी राजदूत था जिसने इंडिका की रचना की थी, जिसके हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। उसी के आधार पर ये मौर्य एम्पायर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। एंड नेक्स्ट, जैसे मौर्य साम्राज्य के साथ साथ और भी छोटे छोटे साम्राज्यों का उद्भव हुआ था। अगर अपने देखें तो 2nd century emergence of new chiefdoms and kingdoms in several parts of the subcontinent, Chols, Chair and Pandey in Tamilkam, known from Sangam text। सबकॉन्टिनेंट मीन्स उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप के दक्कन या उसके दक्षिण क्षेत्र में स्थित तमिलकम क्षेत्र में अगर हम देखें तो चोल, चेर, पांड्य जैसी सरदारियों का भी उदय हुआ था। और इन सब का पता हमें तमिल ग्रंथों से पता चलता है। तमिल जो टेक्स्ट लिखे गए हैं उन्हीं से हमें इन साम्राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। एंड मोस्ट ऑफ दीज स्टेट इंक्लूडिंग, अगर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट्स जो राज्य हुए थे वो थे संगम एंड सक्स, सातवान एंड सक्स हैड कंट्रोल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नेटवर्क। ये जो सरदारियाँ, ये जातियाँ उत्पन्न हुई थी, ये जो सरदार थे वो लंबी दूरी के व्यापार द्वारा भी राजस्व जुटाते थे, जिसमें अगर सातवान और पश्चिमोत्तर में अपन शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शासक शक भी इसमें शामिल थे। सातवान और शक शामिल थे, जो कि सरदार थे वो लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। एंड अपने सातवान एंड शक शासक के बाद देखें तो कुषाण शासक आए थे। कुषाण थे वो 1st century BC to 1st century CE, मतलब ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी ईस्वी तक। रूल्ड ओवर ए वेस्ट किंगडम एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। मध्य एशिया से पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासक थे, और उन्होंने इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। बिकॉज देयर हिस्ट्री हैज़ बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इंस्पिरेशंस, coins and sculpture which convey a sense of the nations of kingship। because इनके इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। बिकॉज जिस प्रकार कुषाण शासकों ने अपने राजधर्म को प्रस्तुत करने की इच्छा की है, उसका सर्वोत्तम प्रमाण अगर हम देखें तो वो कॉइन्स हो गए, स्कल्पचर हो गई, यानी कि जो सिक्के और मूर्तियां हैं, उसी के आधार पर उन्होंने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है। कुषाणों के बाद अगर हम देखें तो गुप्त पीरियड आता है, जो कि लिटरेचर के आधार पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड माना जाता है। गुप्त पीरियड का टाइम पीरियड माना जाता है 4th century, 4th शताब्दी ईस्वी। हिस्ट्री ऑफ द गुप्त हैज़ बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लिटरेरी कॉइन्स एंड इंस्पिरेशन इंक्लूडिंग प्रशस्ति, क्योंकि इनकी जो प्रशस्ति दी हुई है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। गुप्त शासकों का इतिहास सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है, और साथ ही राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई जो प्रशस्तियाँ हैं वो भी उपयोगी रही है। प्रशस्तियाँ हैं वो एक पत्थर पे लिखी जाती थी, जो कि राजा की आज्ञा ही होती थी। एंड नेक्स्ट, व्हाट डिड सब्जेक्ट्स थिंक अबाउट देयर रूल्स, मतलब जो प्रजा थी वो राजा के बारे में क्या सोचती थी। हिस्टोरियंस हैव ट्राइड टू नाउ दिस बाय एग्जामिन स्टोरीज कंटेंट इन द जातक एंड पंचतंत्र। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में जो भी स्टोरी दी गई है उसी के आधार पर इतिहासकारों ने पता लगाया है कि इनमें जो स्टोरीज हैं उनमें जो स्टोरीज के सोर्सेज दिए गए हैं वो मौखिक या फिर किस्से कहानियाँ हैं, जिन्हें बाद में रिकंस्ट्रक्ट यानी जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया था।
इन्हीं के आधार पर इतिहासकारों ने पता लगाया है कि राजा है वो प्रजा के बारे में क्या सोचती थी। एंड देन नेक्स्ट समझते हैं स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि एग्रीकल्चर में उनके क्या क्या उपज के तरीके थे। यूज़ ऑफ प्लाउ विद आयरन प्लाउशेयर, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरप्लानेशन एंड यूज़ ऑफ इरिगेशन थ्रू वेल्स, टैंक, लेस कॉमनली कैनाल्स। उपज बढ़ाने का सबसे जो एक तरीका था वो था हल का प्रचलन था, और लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से भूमि की जुताई करते थे। बिकॉज इस टाइम पीरियड में लोहे का यूज़ होने लगा था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिट्टी के हल का यूज़ किया जाता था, और इसमें आयरन प्लाउ लोहे के हल का यूज़ से ये खेत की जुताई करते थे। एंड व्यक्तिगत रूप से देखें तो ये जैसे कुओं, नहरों या फिर तालाबों के लिए भी सिंचाई के साधन निर्मित थे इनके पास। इन सब का यूज़ मोस्टली राजा या प्रतिभाशाली लोगों के पास ही था, जो इन सब चीज़ों का एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते थे। इन सब चीज़ों का यूज़ एग्रीकल्चर के लिए करते थे। जैसे नॉर्मल लोगों के पास ये सब चीज़ें नहीं थी, राजा या फिर जो भी प्रतिभाशाली लोग थे उनके पास ही ये सब चीज़ें उपलब्ध थी। लैंड ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ ब्राह्मण्स टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरिया ऑफ टू विन एलाइज बाय मेकिंग ग्रांट्स ऑफ लैंड। भूमि को दान दिए जाने के जो भी हमें एविडेंस यानी प्रमाण मिले हैं वो आमतौर पर देखें तो धार्मिक संस्थाओं या फिर ब्राह्मणों को ही दिए जाते थे। एमरजेंस ऑफ अर्बन सेंटर्स सच एज ए पाटलिपुत्र, उज्जैनी, पुहार, माथुर। अर्बन सेंटर्स में अगर हम देखें तो पाटलिपुत्र हो गया, उज्जैनी हो गया, पुहार हो गया एंड मथुरा हो गया। एंड इन दिस टाउन डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल यूज टू लिव सच एज वॉशिंग फॉक हो गया, वेव्स हो गया, स्क्राइबर्स हो गया, कारपेंटर्स, पॉटर्स, रिलीजियस टीचर्स या फिर मर्चेंट्स, किंग्स। डिफरेंट पीपल के बारे में अगर अपन देखें तो वॉशिंग फॉक धोबी हो गया, लिपिक हो गया, कुम्हार हो गया, लोहाकार हो गया, अधिकारी हो गया, धार्मिक गुरु हो गया, व्यापारी या फिर राजाओं के बारे में भी विवरण लिखे होते थे। इन सब के बारे में विवरण मिलता है। एंड नेक्स्ट, ट्रेड बोथ इन द सब कॉन्टिनेंट एंड विद ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। उपमहाद्वीप और उसके बाहर के क्षेत्रों के व्यापार के क्षेत्र अगर हम देखें तो उसमें है उत्तरी अफ्रीका हो गया, पश्चिमी एशिया तक फैल गया था, और बंगाल की खाड़ी और यह मार्ग चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया तक फैल गया था। एंड इंडिया यूज्ड टू एक्सपोर्ट स्पेसीज फाइन पियर्स, एवोरी, सिल्क क्लॉथ, मेडिसिनल प्लांट्स। जो ये सब चीज़ें इंडिया यूज करता था एक्सपोर्ट के माध्यम से। एंड एक्सचेंज वर facilitated by the introduction of the coins. Punch marked coins made of silver and copper were amongst the earliest to be minted and used. The first gold coin were issued by the कुषाण्स। coins के यूज से व्यापार है ना वो कुछ हद तक आसान हो गया था। अगर coins में देखें तो चांदी और सोने के पंचमार्क सिक्के हैं वो सबसे पहले डाले गए और सबसे पहले यूज़ में लिए गए थे। एंड जो गोल्ड कॉइन्स है, सोने का सिक्का सबसे पहले किसने यूज़ किया था? तो कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के का सबसे पहले यूज़ किया था। एंड सिक्कों का यूज़ व्यापार विनिमय को आसान बनाने के लिए किया जाता था। एंड नेक्स्ट की कंसेप्ट देखें तो James Princip, an officer in the Mint of the East India Company, was able to decipher Ashoka Brahmi in 1838. जेम्स प्रिंसप ने अशोक के द्वारा जो ब्राह्मी लिपि लिखी गई थी उसका मीनिंग निकाला था, उसका अर्थ निकाला था 1838 में। बाकी और भी वैज्ञानिकों ने ट्राई किया था बट कोई इसको पढ़ नहीं पाए थे, और जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का सफल प्रयास किया था 1838 में।
एंड स्टूडेंट्स, जो भी ये की पॉइंट मैंने बताए हैं आपको, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप एक बार रिवाइज करना ताकि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाए। एंड बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल अपने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे पूरा चैप्टर। एक एक पॉइंट को मैं डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।